कि यह किताब सभ्यता के विकास में विज्ञान की भूमिका और उसके संघर्ष को समझने के लिए पढ़ी जानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल इसकी भूमिका में लिखते हैं और ये पेंगुइन से प्रकाशित हुई है। और अब मैं बिना विलंब किए हुए अपने प्यारे शायर वैज्ञानिक गौहर रजा साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें, व्याख्यान शुरू करें। गौहर भाई, उनके लिए एक जोरदार ताली। गुजारा हूँ इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए और उन सारे साथियों का जिन्होंने आज आपके और मेरे बीच की खाई को बांटने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और मुझे पूरी तरह से ये इल्म होता है कि किसी भी प्रोग्राम के करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रघुपति साय फिरा गोरखपुरी का है शेर कि ये सच है कि मीठे नगमों से दुख दर्द मिटाए जाते हैं, उस वक्त की तलखी याद करो जब सांस मिलाए जाते हैं। आपका सीके का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सांस मिलाने की जो तलखियाँ थी वो आप लोगों ने बर्दाश्त की और अब मुझे आप सब बर्दाश्त करने जा रहे हैं अगले आधे घंटे 45 मिनट। दोस्तों, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ रहा था तो घर के माहौल में एक तरफ तो जाहिर है कि साइंस थी, सारे भाई बहन बड़े मेरे अब्बा साइंस और मैथमेटिक्स के तालिब इल्म थे और दूसरी तरफ लिटरेचर था, मजहब से घिरा हुआ माहौल था यूनिवर्सिटी का। और मेरे सामने कई सवाल थे जो धीरे धीरे जटिल होते चले गए, जिनमें एक सवाल ये था कि हम किसको साइंस कहेंगे, किसको हम वैज्ञानिक जानकारी कहेंगे और किसको हम वैज्ञानिक जानकारी से बाहर रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई जाहिर है कि बहसें भी बढ़ती गई और क्योंकि फादर कम्युनिस्ट थे इसलिए ये इल्जाम भी बढ़ता गया कि आप बहरिए हैं, आप अधीस्ट हैं, आप ये शब्द गाली की तरह से इस्तेमाल किए जाने। बहरहाल कई सवाल इन बहसों के दौरान खड़े होते थे जो धीरे धीरे तल्ख भी हो जाती थी और ख़ासतौर से ख़ानदान के अंदर लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि तुमसे कौन बहस करे, तुम तो एथीस्ट। अपने को दूर रखना और दूर से ये देखने की कोशिश करना कि इन सवालों के जवाब कैसे हासिल किए जा सकते हैं काफी मुश्किल काम था। मैंने CSIR ज्वाइन किया और वहां पर एक नया दुनिया में एरिया शुरू हो रहा था रिसर्च का, जिसे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही थी दुनिया भर में कि लोगों के बीच में विज्ञान कितना है और वो कितना विज्ञान को समझते हैं, वैज्ञानिक जानकारी को कितना समझते हैं। ये बड़े बड़े सर्वेज हो रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में खासतौर से और यूरोबैरोमीटर के नाम से यूरोप में। हमने भी तभी शुरुआत की और हर साल जब भी कुंभ मेला हुआ हर 6 साल बाद गए लोगों के बीच में बातचीत की तो लगातार ये लगता रहा कि साइंस क्या है और साइंस की जानकारी हम किसको कहेंगे, ये सवाल मुश्किल होता चला।
देखने में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन उनको गहराई से सोचने पर पता लगता है कि जवाब मुश्किल है। जैसे कल्चर हम किसे कहें, संस्कृति की क्या परिभाषा, लोकतंत्र की क्या परिभाषा, या साइंस की क्या परिभाषा। ये पहली बार जब सुनने इस सवाल को तो ऐसा लगता है बेवकूफी का सवाल है, क्यों पूछ रहे। सबको मालूम है साइंस क्या होती है, सबको मालूम है लोकतंत्र क्या होता है। हम लोकतंत्र में सुनना है, हम एक सांस्कृतिक जानवर हैं, तो सांस्कृतिक उसकी परिभाषा की क्या जरूरत है। ये मुश्किल सवाल थे मेरे लिए, और ये एहसास लगातार बढ़ता रहा था। उसके बाद का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जब टेलीविजन डिबेट शुरू हुआ, और उसमें सीधा ताल्लुक उन लोगों से हुआ जो अक्सर साइंस के खिलाफ थे। यानी टीवी के ऊपर आकर के चमत्कार हो या ज्योतिष हो या और तरह तरह के जो ज्ञान कहे जाते हैं, उन सब के बारे में बात होती थी, तो वो साइंस को नीचा दिखाने की कोशिश करते। वैसे दो तरह के लोग ज्यादातर मिले। एक वो थे जो लगातार ये कन्विंस करने में लगे रहते थे, अभी हमारी बात गाड़ी में आते हुए भी हो रही थी, कि हमारे धर्म में हमारी आस्था, हमारा गुरु बहुत साइंटिफिक है। ये मनवाने की कोशिश कि हमारी जो आस्था है वो बहुत साइंटिफिक है। एक तरह के वो लोग जो ये तर्क लगातार देते रहते थे, आपने भी सुना होगा, मुझे पूरा यकीन है। और दूसरे वो लोग थे जो सीधे तरीके से साइंस को रिजेक्ट कर, यानी साइंस जो है सवालों के जवाब दे ही नहीं सकती, बहुत सारे सवालों के जवाब उसके पास है ही नहीं, और अध्यात्म के पास हमारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर सारे सवालों के जवाब मौजूद। तो इन दोनों तरह के लोगों से लगातार वार्तालाप होती है, और इसलिए जब लोगों से मैंने ये पूछना शुरू किया कि आपका विज्ञान से क्या मतलब है, तो पहली बार में तो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर तरह तरह के जवाब हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक जवाब ये हो सकता है कि जो स्कूलों में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी है साइंस। साइंस धर्म के खिलाफ, साइंस धर्म का पूरक वगैरह। ऐसे बहुत सारे जवाब मुझे मिले जब मैंने बार बार ये अलग अलग तरह के लोगों से पूछना शुरू किया कि विज्ञान का मतलब क्या है। और अभी साइंटिफिक टेम्पर या विज्ञान की सोच की बात हुई, वहां जब हम जाते हैं तो और भी सवाल जटिल हो जाता है कि साइंस तो ठीक है, चलिए मान लिया कि नैनो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह वगैरह, लेकिन जब साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको परिभाषित। इस किताब के लिखने की असल वजह यही है कि इन सवालों के कुछ जवाबों को मैं देखने की कोशिश करूं। क्या हमारे जो मिथक है, हमारी जो धार्मिक किताबों में
चीजें लिखी, या जो मिथक अफ्रीका से या जनजातियों के द्वारा हम तक पहुंचे हैं, क्या उनमें भी कुछ ऐसा है जिसे हम ज्ञान कह सकें? क्या उनमें भी कुछ ऐसा है जिसे हम कह सकें कि ये इसका आधार साइंस है? जब मैंने ये तलाश करना शुरू किया तो मुझे पता लगा, खास तौर से दो बातें। एक तरफ तो ये बहुत साफ था कि जितने भी मिथक हम तक पहुंचे, वो चाहे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से पहुंचे हों या ट्राइबल से हम तक पहुंचे हों, उनमें आपस में एक रिश्ता है। यानी ये ज्यादातर मिथक उन सवालों के जवाब देने की कोशिश है जो इंसान ने एवोल्यूशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछी। यहां एक बात समझनी जरूरी है, और वो ये कि मुझे नहीं मालूम कि इंसान ने कब सवाल पूछना शुरू किया। मैंने बहुत कोशिश की। अगर आप में से किसी को इसका जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बताएं कि इंसान ने सवाल पूछना ही कब शुरू किया। मैंने जितने डिसिप्लिन्स हो सकते हैं जो इस सवाल का जवाब दें, उनको खंगालने की कोशिश की है पिछले 10, 15, 20 साल में, पर मेरे पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं। और इसी से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल, वो ये कि क्या जानवर, कोई और जानवर इंसान के अलावा सवाल पूछता है और उसका जवाब तलाश करता है? इसका भी मेरे पास कोई जवाब। बहरहाल मान लीजिए कि सवाल पूछने की क्षमता इंसान में ही है, और उसने कभी एवोल्यूशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए सवाल पूछना शुरू किया और उनके जवाब तलाश करने शुरू किए। तो फिर ये कहानियां और मिथक जो हैं, उनको हम एक नई नजर से देख सकते हैं। हम पूरे मानव इतिहास को एक नई नजर से देख सकते हैं। यानी मानव इतिहास को हम इस नजर से देख सकते हैं कि वो सवालों और जवाबों का इतिहास है। अब जब मैंने सवालों के ऊपर नजर डाली तो एक और परेशानी पैदा हुई कि क्या हम सवालों की श्रेणियां बना सकते हैं? आज के दौर में, आपसे 10,000 साल पहले भी, इंसान की जिंदगी बिना सवाल पूछे गुजर ही नहीं सकती। हम लगातार सवाल पूछते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सवाल पूछते हैं एक दूसरे से।